वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के ऑफिशियल जो चैनल है उसमें मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग गणित के शिक्षक पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग गणित की प्रकृति जानी थी, अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुण, उसके बाद एनसीएफ को भी हमने पढ़ा था बेहतरीन तरीके से। और साथ में हमने कई वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा जिसमें आपके सबसे फेमस एक आ जाते हैं वैन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत आ गया था। उसके बाद न्यूमैन का हमने तर्क विश्लेषण पढ़ा था या त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत पढ़ा था। और साथ में हमने पढ़ा था जोल्टन डिन्स को जिन्होंने डायसन ब्लॉक दिया हुआ था। उसके बाद हम जो अभी दो वैज्ञानिक और बचे हुए हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हाँ, कभी कभार इनसे क्वेश्चन आता है, ये उतने नहीं आते, पर हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कम बार आए चाहे ज्यादा बार आए। तो उसमें एक वैज्ञानिक है जॉर्ज पोलिया जिन्होंने समस्या समाधान का चरण दिया था, और एक वैज्ञानिक है पैमेला लेबेक जिन्होंने एल्पस का सिद्धांत दिया था। और ये इन दोनों से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। एल्पस का सिद्धांत तो बहुत पहले से आता है, और जॉर्ज पोलिया का तो इधर जब से सीबीटी शुरू हुआ तब से आना शुरू हुआ, लेकिन जो एल्पस का सिद्धांत है वो बहुत पहले से ही आता है। तो एल्पस का तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम दोनों को पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के तरीके से। और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज भी नहीं है, तो बिल्कुल बने रहिए। तो हम लोग पहले चलते हैं, शुरू करते हैं। जॉर्ज पोलिया, जॉर्ज पोलिया ने दिया था समस्या समाधान के चरण। अब इन्होंने क्या दिया था? समस्या समाधान के चरण। और इनके चरण में जो पहला था स्टेप वो था समस्या को समझना, दूसरा था योजना बनाना, तीसरा था योजना का संचालन, और चौथा है निष्कर्ष, या फिर जहां आप लिख सकते हैं जांच करते हैं, या इसी को लिख देता है मूल्यांकन। तो देखिए, जो आपके समस्या समाधान के चरण थे इन्होंने जॉर्ज पोलिया ने दिया। और इस बात का ध्यान रखिए, गणित के शिक्षक, गणित के जो मैथ का पेडागोजी उसकी बात कर रहे हैं। ईवीएस में चीजें बदल जाएंगी। ईवीएस में समस्या समाधान के चरण इसी तरीके से होते हैं, पर उसमें दो चार स्टेप बढ़ जाते हैं। लेकिन ये आप कहां पढ़े? गणित के अंतर्गत। तो यदि ये आएगा तो आपको गणित में आएगा, मैथ वाले जो पेडागोजी हो तो वहां आएगा। ईवीएस का पेडागोजी अलग पढ़ेंगे। चीजें इसी से मिलती जुलती। ईवीएस का पेडागोजी तो 2 सेशन में पता चला कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चीजें यही होती हैं। हाँ, कुछ चीजें अलग होती हैं जिनको मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए, समस्या समाधान के चरण पहला आता है समस्या को समझना। कि सबसे पहला स्टेप होता है कि यदि आपके सामने कोई समस्या है तो पहला चीज यही होता है कि हम उस समस्या के बारे में जानते हैं, उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हम उस समस्या को समझेंगे। दूसरा, जब समस्या समझ जाएंगे तो दिमाग में कई तरह की प्लानिंग बनेगी। हम क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे, एक प्लानिंग बनाएंगे। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या बनाते हैं? एक प्लानिंग, योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद योजना का संचालन। प्लानिंग तो दिमाग में बन गई, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना है, संचालित करना है, उसे क्रियान्वित करना है, बोलते हैं ना, उसको अप्लाई करना है। अब योजना को, योजना तो दिमाग में बनी हुई है, लेकिन उस योजना के हिसाब से कार्य तो करना होगा ना। तो वही होता है योजना का संचालन, कि जो आपने प्लानिंग बनाई है, जो आपने योजना बनाई हुई है, उस योजना का क्या करते हैं? तीसरे स्टेप में संचालन करते हैं। अब मान लीजिए जैसे ही आपने योजना का संचालन किया तो उससे आपकी समस्या या तो हल होगी या तो हल नहीं होगी। और नहीं होगी तो भी आपको पता चलेगा किन किन वजहों से नहीं हुई है, या कहां हमें प्लानिंग बनाने में कमी रह गई है। और यदि हल होगी तो आप यह समझ सकेंगे कि यह कैसे हल हुआ है, और इसे और शॉर्ट या फिर और आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो वही है कि निष्कर्ष, कि लास्ट में हमारे दिमाग में क्या निष्कर्ष निकलता है, या जांच करना या मूल्यांकन, कि कहां कमी रह गई थी, इसको और कैसे शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है, या फिर जो कमी रह गई थी या फिर समस्या नहीं हल हो पाए तो उसका हल होने की क्या वजह रह गई थी। तो उन सभी चीजों को जब जानने की कोशिश करते हो क्या होता है? मूल्यांकन। तो ये है जॉर्ज पोलिया के समस्या समाधान के चरण। पहला, समस्या को समझना, दूसरा योजना बनाना, तीसरा योजना का संचालन करना, और चौथा निष्कर्ष, जांच या मूल्यांकन, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो समस्या थी सॉल्व हुई कि नहीं हुई, या इससे आसान तरीके से और कैसे हो सकता था, यदि नहीं हुई तो किन वजहों से नहीं हुई। तो इन सभी चीजों के जब हम पुनः निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, तो वही होता है निष्कर्ष, जांच या मूल्यांकन, जो भी चीजें लास्ट में निकल के आती हैं। तो ये समस्या समाधान के चरण है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। कि जाहिर सी बात है, पहले समस्या को समझते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर योजना को एग्जीक्यूट करते हैं, संचालन करते हैं, उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, जो रिजल्ट आता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग।
और जॉर्ज पोलिया के बारे में मेरी एक दो बात बताऊं तो इन्होंने दो स्टेटमेंट कहे थे, बहुत ही शानदार तरीके के स्टेटमेंट कहे थे। वो स्टेटमेंट तो आपसे नहीं पूछता, पर मैं बताना चाहूंगा कि जॉर्ज पोलिया ने एक स्टेटमेंट कहा था कि शिक्षण विज्ञान नहीं कला है। शिक्षण विज्ञान नहीं कला है। और आपके दिमाग में आएगा यही बात तो स्किनर ने भी बोला था कि सीखना विज्ञान है और सिखाना कला है। तो जॉर्ज पोलिया ने एक स्टेटमेंट को लेकर यह बात बोला कि शिक्षण विज्ञान नहीं एक कला है। मतलब किसी चीज को पढ़ाना कोई विज्ञान वाली बात नहीं, ये एक आर्ट है। आपको एक तरीका पता होना चाहिए कैसे किसी बच्चे को समझाया जा सकता है। तो किसी को पढ़ाना आपके नॉलेज पे नहीं डिपेंड करता, ये आपके आर्ट पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे होता ना कि खाना बनाना और खाना बनाना सीखने में विज्ञान वाली बात है कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, लेकिन खाने को कैसे परोसा जाए, कैसे किसी के सामने पेश किया जाए, ये एक आर्ट की बात होती है। हो सकता है आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन आपको उसे सजाने, उसे परोसने के समय उसे सजाने ना आता हो, तो वो होता है एक आर्ट की बात। उसी तरीके से किसी भी चीज को कोई बच्चा सीखता तो विज्ञान होता, पर टीचर जो सिखाने का काम करता है तो सिखाना एक कला है। तो इस बात को किसने बोला? जॉर्ज पोलिया। और उन्होंने इस लाइन को लेकर यह बोला था कि शिक्षण विज्ञान नहीं एक कला है। इसे मुझसे पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने अनगिनत बार कह दिया है, पर इसके जो गूढ़ मीनिंग है, मतलब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको लोगों ने अभी तक समझा नहीं है। कि मतलब ये लाइन तो बहुत लोग कहते हैं कि शिक्षण विज्ञान नहीं कला है, पर इसके समझने की जो बात है और इसे समझकर जो लागू करने की बात होती है, उस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। और एक लाइन उन्होंने बोला था कि बच्चे जो कहते हैं वो शिक्षक के कहे गए बात से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह भी लाइन बहुत ही शानदार है अपने आप में कि बच्चा जो भी कहता है, एक क्लास के अंदर एक बच्चा जो भी बात कहता है वो टीचर के कहे गए बात से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब टीचर जो भी बातें कहता है वो जरूरी है, पर बच्चा जिन बातों को बोलता है अपने मुख से, वो एक टीचर की कही गई बातों से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी पढ़ाई और लिखाई में। और इस बात की ओर ध्यान खींचा किसने? जॉर्ज पोलिया ने, कि शिक्षक की कही गई बातों से बच्चों की कही गई बात 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये लाइन मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब आप शिक्षण सॉल्व करते हैं तो उसमें इन तरह की चीजें आती हैं। ये एक समझ होती है जब आपके दिमाग के अंदर डेवलप होती है इन लाइन को पढ़ने के बाद, तो आपकी मेंटेलिटी चेंज होती है बच्चे टीचर को लेकर, तो आपको वो चीजें शिक्षण में मदद करती हैं। इसलिए मैंने इस सभी लाइनों को बताया। वैसे लाइन पूछेगा नहीं, बस एक समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक और आती हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, उनका नाम है पमेला लेबैक। पमेला लेबैक ने एक एल्पर्स का सिद्धांत दिया। कौन सिद्धांत दिया? एल्पर्स का, ELPS। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को बोलते हैं एल्पर्स का सिद्धांत, ELPS। उन्होंने एल्पर्स का क्या दिया? सिद्धांत दिया। और उन्होंने एल्पर्स के सिद्धांत को दिया, और एल्पर्स के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि यदि आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं कोई भी चीज, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली बात है जरूरी कि ई से एक्सपीरियंस, मतलब बच्चा उनका क्या करे? अनुभव। एल से लैंग्वेज, फिर उसे भाषा के रूप में उसे बताइए। पी से पिक्चर, फिर उसके सामने उस चीज का चित्र प्रस्तुत कीजिए। फिर एस से सिंबल, फिर उसे प्रतीक और चिन्हों के रूप में समझाइए। जैसे मान लीजिए बच्चे को हमें भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाना, फ्रैक्शन का, भिन्न के बारे में बताना है। अब भिन्न के बारे में बताना है तो अमूमन क्या होता है कि पहले आए टीचर बोला भिन्न शुरू करेंगे, और पहले दिन से उसने शुरू किया कि एक भिन्न ये होती, ये भिन्न ये होती है, उचित भिन्न ये होती है, अनुचित भिन्न ये होती है, सीधे इस तरीके से शुरू हो जाता है। पर पमेला लेबैक ने ये दिया एल्पर्स सिद्धांत। उन्होंने कहा कि पहले अनुभव कराइए। अनुभव कराने का मतलब बच्चा चीजों को छू कर महसूस करे। अनुभव का मतलब कि जब से बच्चा किसी वस्तु को छुएगा नहीं तो उसे अनुभव कैसे होगा? तो आप उसके सामने सेब लाएंगे, सेब के 3 हिस्से करेंगे, 3 हिस्से करके बताएंगे, बोलो ये एक हिस्सा है, एक सेब है। आप बच्चे को सेब देंगे और सेब के कितने हिस्से करवाएंगे?
3 हिस्से। आप बोलेंगे बच्चा बताओ सेब कितना था, 1 था, उसके हिस्से कितने हुए, 3। यदि किसी व्यक्ति को 2 हिस्से दे दिए तो उसे कहां लिखेंगे, ऊपर। मतलब आप उसे पहले ये बताते हैं कि भिन्न असल में है क्या, भिन्न किन चीजों को दर्शाने में मदद करता है। आप उससे सेब के 2 भाग करवाएंगे, बताओ अब कितना हो गया, आधा आधा हो गया। तो पहला चीज होता है बच्चे वस्तुओं को देखें, छुएं, करके सीखें। तो पहले वाले में क्या होता है, अनुभव करेगा। दूसरे में भाषा, भाषा में हो सकता है कि बच्चों का मौखिक रूप में बताइए, बच्चे को मौखिक तरीके से बताइए, या कहानी के माध्यम से सिखाइए, वो सभी किसमें आते हैं, भाषा में। या उस चीज की व्याख्या कीजिए, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, भाषा में। चित्र का मतलब होता है कि आप उसको चित्र के रूप में दिखाइए, जो चार्ट पेपर वगैरह बने रहते हैं, या आप बताते हैं कि देखो ये कोई आकृति है, यदि इसमें से इतने भाग को हम कलर कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं, बताओ कितना भाग छायांकित है, चूंकि 4 पार्ट है, 3 भाग छायांकित, 3/4। तो इस तरीके से आप उसको चित्रों के माध्यम से समझाते हैं। अगला प्रतीक या चिन्ह लास्ट में आता है भिन्न में, जिसमें उसको प्रतीक बताते हैं। यदि किसी को 2/3 लिखना है तो उसको कैसे लिखते हैं, 2/3। 1/4 लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 1/4। और चित्रों में क्या दिखाते हैं, जैसे चार्ट हो गया, या बोर्ड पर चित्र बनाकर, चित्र बनाकर। तो समझिएगा, पहला बच्चा चीजों का अनुभव करेगा। अनुभव छू कर कर सकता है, कोई भी ठोस वस्तु से दे देंगे या द्रव वस्तु दे देंगे, कोई भी वस्तु आप उसे देंगे, उस वस्तु को छू कर वो क्या करेगा, अनुभव, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आप उसे मौखिक रूप में व्याख्या करेंगे कि उसने जिस चीज को छुआ है या जिस चीज को छू कर उसने अनुभव किया है उसके मायने क्या है। अब चाहे मौखिक रूप में बताइए, कहानी के रूप में बताइए, वो किसमें आता है, भाषा में। अगला स्टेप आता है फिर आप उन चीजों के बारे में चित्र बना के वर्णन करते हैं, या चार्ट पेपर होता है उससे दिखा के वर्णन करते हैं चित्रों के बारे में। और लास्ट में आप प्रतीक या चिन्हों के रूप में उन चीजों को दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा जैसे एक शिक्षक है, एक बच्चे को भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता है, तो उन्हें निम्नलिखित चरणों को, उसके द्वारा निम्नलिखित चरणों को क्रम से लगाइए। पहला दिया रहेगा, जैसे क्रम से लगाने को देगा। अब पहला दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन दे दिया, बच्चे को चार्ट पेपर पर बने चित्र दिखाना। बी ऑप्शन है ठोस वस्तु देना। सी ऑप्शन है कहानी के माध्यम से बताना। और डी ऑप्शन है आपका प्रतीक या चिन्ह के रूप में भिन्न को निरूपित करना। अब इस तरीके से आपको दे देगा और इससे आपको क्रम से लगाना होगा। तो आप सीधे लगाएंगे एल्पस का नियम। ई पहले अनुभव। तो देखिए ठोस वस्तु देना, जब आप उसे ठोस वस्तु देंगे, उसे छुएगा, देखेगा, तो उसे चीजों के बारे में क्या मिलेगा, अनुभव। तो ये हो जाएगा ई वाला स्टेप। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा क्रम में। अब ठोस वस्तु को देने के बाद अगला आता है एल। एल मतलब कि लैंग्वेज, भाषा। तो कहानी के माध्यम से बताना, कहानी के माध्यम से बताए चाहे व्याख्या करे तो वो किसमें गिना जाता है, भाषा वाले स्टेप में। तो अगला कौन सा आ जाएगा, सी। सी के बाद आता है लैंग्वेज, पी। पी से मतलब चित्रों के माध्यम। अब चार्ट पेपर पे चित्र दिखा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, पी। अगला कौन सा आ जाएगा, ए वाला स्टेप। फिर उसका प्रतीक या चिन्हों के रूप में दर्शाते हैं। फिर अगला कौन सा आ जाएगा, डी। तो इस तरीके से आपको क्रम से लगाना रहेगा। बस इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता, आपको ऐसे ही दिया रहेगा और भिन्न पे रहेंगे और उन्हें आपको क्रम से लगाना रहेगा। बस आपको इसमें यह पकड़ना है कि जैसे इसमें देखिए आप पता चला अनुभव ढूंढ रहे हैं, अनुभव कहीं नहीं लिखा हुआ। आपको इस लाइन से समझना होगा कि ठोस वस्तु दे रहा है छूने देखने के लिए, लिखा रहेगा ठोस वस्तु दिया गया छूने और देखने के लिए। तो आपको वहां पकड़ना होगा, छू रहा है, देख रहा, मतलब उन चीजों का क्या कर रहा है, अनुभव। चार्ट पेपर पर चित्र बने हुए, देखिए चित्र और चिन्ह या प्रतीक, ये शब्द आपको मिल जाएंगे कि चित्र बने हुए हैं या प्रतीक और चिन्ह। इससे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये पिक्चर वाला स्टेप है और ये वाला कौन सा है, सिंबल वाला, एस। लेकिन दो आपको ढूंढने में दिक्कत होते हैं, एक होता है एक्सपीरियंस वाला और दूसरा लैंग्वेज, भाषा वाला, ई और एल वाला। तो उसमें क्योंकि आप ई से अनुभव ढूंढते हैं, अनुभव कहीं नहीं लिखा रहेगा, एल से लैंग्वेज, भाषा ढूंढते, भाषा कहीं नहीं लिखा रहेगा। आपको वहां समझना होगा कि किसी ठोस वस्तु को छू देख रहा है तो वो अनुभव ही कर रहा है, ये पहला स्टेप है। एल से लैंग्वेज, भाषा। भाषा न देकर वहां क्या लिख देगा, कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है, मौखिक रूप में बताया जा रहा है, व्याख्या किया जा रहा है। तो आपको उसे पकड़ना होगा कि नहीं ये भाषा वाला चरण है। तो बस इसी दो चीज पे ध्यान रखिएगा। और ये आपका रहा पमेला लेबैक का
सिद्धांत एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। तो यहां पे आपने दोनों वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा बहुत ही शॉर्ट और बेहतरीन तरीके से। तो आपके मैथ के शिक्षण के वैज्ञानिक खत्म हो गए। यदि आपको लगता होगा कहीं कोई और है तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री। फिर जो त्रुटि वाले प्रश्न आते हैं कि एक बच्चे ने 23 में 21 घटाया तो 3 1 4 लिख दिया, 0 लिख दिया, तो मतलब जो गलतियां करता है तो किस प्रकार की गलती होती है और इससे कैसे दूर किया जाए। तो इस तरीके के हम पेडागोजी का हर एक सेक्शन को लेंगे। तो ये वीडियो शॉर्ट रहा ताकि आपको भी देखने में मजा आ जाए बिल्कुल। और वीडियो कैसी लगी हो लाइक जरूर करिएगा। आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं और कमेंट तो आप करते ही नहीं हैं, और बच्चे करते हैं कमेंट, मैं हमेशा रिप्लाई देता हूं और कमेंट करते हैं। जायज बात, बहुत अच्छा लगता है चीजें सुनकर और जोश आ जाता है कि नहीं अब चीजों को और बेहतरीन करना है और आसान करना है। पर आज तक कभी आप डाउट नहीं लिखते, और डाउट नहीं आता उसका दो ही वजह है, या तो आप ध्यान नहीं देते हैं या तो आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। तो कमेंट किया करिए और लाइक किया करिए। शेयर आपके ऊपर है, पढ़ने वाला हो तभी शेयर कीजिए, ऐसे शेयर करने कोई मतलब है नहीं। अब पता चला आप लगा दिया स्टेटस, कोई देखने वाला है नहीं, जिसको जरूरत होगा वही ना पढ़ेगा, तो इसलिए शेयर करने की उतनी आवश्यकता नहीं। शेयर उन्हीं बच्चों कीजिए दोस्तों को जो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको जरूरत है। निर्भर आप सभी उसको शेयर कर दिया, पता ही नहीं चला कि सीटेट में क्या लीला चल रही है, टीचर अध्यापक अधिगम कुछ भी चले जा रहा है। तो लाइक और कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चल जाता है वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं, और कमेंट में मुझे ये पता चल जाता है कि चीजें आपको कैसी लग रही हैं। आपके जो सलाह होते हैं उन सभी चीजों से और सुधार होती है, क्योंकि अभी ऑनलाइन में मैंने शुरुआत किया है, इसलिए आपकी सलाह की बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पीड और तेज पढ़ाऊँ, धीमा पढ़ाऊँ, या जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, अटक जाता हूँ, जो भी बातें हो, जो भी कमियां आपको नजर आए उसे जरूर लिख दिया करिए कमेंट में, क्योंकि आप जब सलाह देंगे तो उनसे मेरी कमियां सुधरेंगी तो और बेहतरीन होगा। जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ मेरा विश्वास छुपा हुआ है। तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए और हमेशा बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।